जय हिंद दोस्तों। अभी रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम चल रहा है। जिनका भी पेपर अभी बाकी है या अगले शिफ्टों में होने वाला है, तो इसी टाइप के सवाल आपके पिछले शिफ्टों में पूछा गया है और इसी टाइप के सवाल आगे के शिफ्टों में भी पूछा जाएगा। इसलिए इन सवालों को जरूर कर लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, एक एक करके चलिए सॉल्व करते हैं और बेस्ट अप्रोच स्मार्ट तरीका आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये औसत गति वाला सवाल बार बार पूछा जा रहा है, हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है। इसको लगाने का तरीका क्या है? बोला गया है कि एक व्यक्ति कुल दूरी का 1/3 भाग 30 kmph की गति से तथा अगले 1/3 भाग 60 kmph की गति से तय करता है। शेष दूरी 60 kmph की गति से तय करता है। पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो औसत चाल निकालने का एक ही फॉर्मूला है अपने पास, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे आपको डिस्टेंस दिया नहीं है तो आप डिस्टेंस कुछ मान सकते हैं, लेकिन ऐसा डिस्टेंस मानिएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है तो वो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। यहाँ भी डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 से कटनी ही चाहिए। यहाँ पे स्पीड आपकी 30 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे भी 60 है। तो एक ऐसा संख्या मानिए जो 3 और 60 इन दोनों से कटे, और यहाँ पर कोई बड़ी संख्या मानिएगा, है ना। तो 60 30 180 हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, है ना। हम मान लेते हैं कि हमारा जो टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस वो कितना कवर करना है? 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। अब इसमें बोला गया कि कुल दूरी का 1/3 भाग, 180 का 1/3 करिए, कितना होगा? 180 का 1/3 कितना होगा? 60 आ जाएगा। तो वो जो 60 किलोमीटर की दूरी है, 60 किलोमीटर की दूरी उसको 30 के स्पीड से तय कर रहा है ना। तो चलिए एवरेज स्पीड निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने कितना माना है? 180, तो यहाँ पे हो जाएगा 180। अब डिवाइड में हमें टोटल टाइम लिखना है, लेकिन टाइम अलग अलग सेगमेंट का आएगा। कैसे? जैसे यहाँ पर 60 किलोमीटर 30 के स्पीड से, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 60 किलोमीटर किस स्पीड से? 30 के स्पीड से। तो बस 60/30 यानी कि 2 घंटा लगेगा यहाँ पे, है ना। तो पहले सेगमेंट में 2 घंटा लगा, प्लस दूसरा सेगमेंट भी 1/3 है, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ? 60 ही हुआ। उस 60 किलोमीटर के स्पीड को 60 किलोमीटर की दूरी को वो 60 के स्पीड से कवर कर रहा है, तो 60/60 यानी कि 1 घंटा लग जाएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 1 घंटा लगा। अब बाकी कितना दूरी बचा हुआ है ये बताइए। तो 60 किलोमीटर यहाँ हो गया, 60 किलोमीटर यहाँ हो गया, तो 60 60 120, टोटल 180 था, तो 180 माइनस 60 कर देंगे तो 60 किलोमीटर और बचा हुआ है। उस बचे हुए 60 किलोमीटर को किस स्पीड से तय कर रहा है? 60 की स्पीड से तय कर रहा है, तो 60/60 यानी यहाँ भी 1 घंटा लग जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया। ये आ गया अपने पास 180 डिवाइड बाई 4, और 180/4 कितना होता है? 45 हो जाता है ना। तो 45 kmph यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, रेलवे युग बैच में आप लोग रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं सिर्फ 99 रुपीज़ में। 99 रुपीज़ में आपको पूरा कोर्स मिलेगा। इसमें अरिथमेटिक भी पढ़ाएंगे, एडवांस भी पढ़ाएंगे। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इस बैच को, तो हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच के बारे में पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। कैसे आपको ज्वाइन करना है, कैसे कहाँ क्या पेमेंट करना है, पूरा प्रोसीजर बता दिया जाएगा। और 15 अगस्त 2026 से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, अल्टीमेट रिवीजन बैच। इस बैच में हम आपको आदित्य रंजन सर के रेलवे गणित बुक जो 3rd एडिशन आई है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस बैच के अंदर करवाएंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। बैच की पूरी डिटेल मिल जाएगी और सारा प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा, CISI का सवाल है ये। अभी तक 2 साल के अंतर वाले सवाल पूछे गए हैं, क्या पता आगे की शिफ्टों में 3 साल के अंतर वाला सवाल भी पूछ लिया जाए। आपको बोला गया है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और 3 साल के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष की दर से 186 रुपये है, तो मूलधन कितना होगा, है ना। आपको यहाँ पर 3 साल के CI और 3 साल के SI का अंतर पूछा गया है, मतलब अंतर दिया गया है। कितना दिया गया है? ये दिया गया है। तो मूलधन कितना होगा, यानी प्रिंसिपल आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। डिसाइड होता है किससे? रेट से। रेट कितना है? 10%। इस 10% को आप फ्रैक्शन में बदलिए। 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना होगा? 1/10 आता है। अगर दोस्तों आपका रेट जो है, रेट वो 1/x के फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में है, तो इस केस में 3 साल के CI और
3 साल के SI का जो डिफरेंस है, 3 साल के CI और SI का जो डिफरेंस है वो आता है 3x+1। याद रखिएगा, इसको बहुत महत्वपूर्ण है ना। और जो प्रिंसिपल होता है वो होता है यहाँ पर x³। ठीक है, कब? जब रेट आपका 1/x के फॉर्म में होगा। अगर नहीं भी है तो आप उसको बदल भी सकते हैं 1/x के फॉर्म में, बड़े आराम से, है ना। चलिए देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए कि रेट आपको 3/4 दे दिया, 3/4 दे दिया, तो आप इसको 1/x के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 को नीचे ले आइए तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 4/3। तो x की जो वैल्यू होगी इस केस में 4/3 होगी। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है, तो बदल के भी कर सकते हैं अगर 1/x के फॉर्म में नहीं आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर 10% है, 10% को 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि यही आपका x है। ये जो 10 है ये क्या है? x है आपका। अंतर क्या है? 3x+1। तो 3 × x का मतलब 10 और +1 यानी कि 31 यूनिट होगा। तो 3 साल के CI/SI का जो डिफरेंस है वो 31 यूनिट होगा। इस 31 की वैल्यू कितनी दी गई है एक्चुअल में? 186 दिया गया है, 186 दिया गया है। तो 6 गुना हो रहा है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अरे 186/31 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन का मतलब x का क्यूब। x कितना है? 10 है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो होगा वो कितना हो यूनिट होगा? 10 का क्यूब होगा। और 10 का क्यूब का मतलब कितना? 1000। तो 1000 की वैल्यू निकाल लेनी है। ये बताइए, 1 की वैल्यू 6 है तो 1000 की वैल्यू कितनी होगी? 6000 हो जाएगी, है ना। 6000, तो 6000 इसका प्रिंसिपल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो 3 साल के CI/SI का डिफरेंस आप लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इक्वेशन वाले सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इक्वेशन बनाना होता है, इनमें 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगे x और y के फॉर्म में, उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल के सारी चीज़ें करनी होती है। लेकिन इन सवालों में कुछ लॉजिक भी आपको लगाना होता है ना। आपको दिया गया है 2 बैग और 11 पेन का टोटल मूल्य कितना है? 505 है, जबकि 10 बैग और 10 पेन का कुल मूल्य यहाँ पर 1310 है। आपको बोला गया 8 बैग का मूल्य 8 पेन के मूल्य से कितना अधिक है, ये पूछा गया है। अब बड़े ध्यान से सोचकर ये बताइए, इसमें पूछा क्या गया है कि भैया 8 पेन जो है, सॉरी 8 बैग है ना, 8 बैग की जो कीमत है वो 8 पेन से कितना अधिक है। अधिक हो या कम हो, इसका मतलब ये है कि डिफरेंस पूछा गया है उनका, है ना। 8 बैग और 8 पेन के कीमत का डिफरेंस यहाँ पे अंतर पूछा गया है। तो अंतर हमें निकालना है, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल कर बतानी है। ठीक है, अभी हम ऊपर नहीं देख रहे हैं, बस इसी से देख रहे हैं। तो अब इसमें देखिए क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, तो 8 कॉमन निकल सकता है, यानी कि बैग माइनस यहाँ पर पेन बचेगा, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अब यहाँ पर जो भी आएगा हमें नहीं पता है क्या आएगा, उसकी मल्टीप्लाई ज़रूर 8 से होगी, यानी कि हमारा संख्या जो होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। हमारा आंसर 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल चेक कर लीजिए आप, 8 का मल्टीपल ये तो कतई नहीं आ सकते 2 ठो, क्यों? क्योंकि ऑड नंबर है ना। अरे भाई, ऑड नंबर कभी भी 8 से डिविजिबल नहीं होता, किसी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होता है। बचे 2 हैं, 618 और 616। कौन सी संख्या कटेगी 8 से, बताइए। यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 3 डिजिट चेक करते हैं, तो 618 है। अगर पहला इवन है तो ये वाले कट जाने चाहिए 8 से, बाकी के जो 2 हैं। तो 18 जो है 8 से नहीं कटता, मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। यहाँ 6 है, इसका मतलब इवन है, तो ये संख्या देखिए 16 8 से कट जाएगा। वैसे भी अगर आप 616 को पूरा डिवाइड करना चाहेंगे तो भी ये 8 से कटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये परसेंटेज में भी सवाल पूछे जाते हैं, परसेंटेज में बना के भी पूछे जाते हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं लॉजिक ढूंढकर आप लोग सवाल को कर सकते हैं। बस आपको लॉजिक ढूंढना है, पूरा नहीं सॉल्व करना, क्योंकि पूरा आप सॉल्व करने लगेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि इनमें इक्वेशन बनता है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर वैल्यू रखो, सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो समय ज़्यादा लग जाता है। इसलिए लॉजिक ढूंढने का प्रयास करिए, इस तरह के क्वेश्चंस को ढेर सारा प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक दुकानदार को अपने क्रय मूल्य पर 34% का लाभ होने की उम्मीद है, ठीक है। यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री इतनी थी तो लाभ कितना होगा, ठीक है। ये आपको सेलिंग प्राइस दिया गया है, आपको उसका लाभ निकालना है। प्रिंसिपल कह रहे हैं CP पता है आपको कितना होता है, CP कॉस्ट प्राइस 100% होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 100% है, उसमें वो प्रॉफिट लेना चाह रहा है, प्रॉफिट होने की उम्मीद है उसको 34% का, है ना। तो बेचेगा कितने में? वो बेचेगा वो 100 + 34,
यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रिंसिपल यानी 134% में बेचेगा। 134% में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितनी है उसकी, यहाँ पर 3417 है। 3417 यहाँ पर है आपका। अब हमें यहाँ पे लाभ निकालना है, तो लाभ कितना है, लाभ 34% है, तो यहाँ पे 34% से मतलब 34% की वैल्यू निकालनी होगी। अब 34% की अगर वैल्यू निकालनी है हमें, तो जो भी यहाँ पर आएगा उसमें 34 का मल्टीप्लाई होगा, और 34 में एक ऐसा नंबर ढूंढिए जो कुछ यूनिक दिखे। तो 34 को लिख सकते हैं 17 × 2, है ना, 17 × 2। अब 17 का मल्टीपल आप देख लीजिए कौन सा कट रहा है 17 से, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर एक ही ऑप्शन है तो अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्व कर लेंगे यहाँ से, है कि नहीं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। 17 × 5 = 85, बचा 1 तो 15 हो जाएगा, ये संख्या नहीं कटेगी। फिर 17 × 5 = 85, 1 बचा तो 17 हो जाएगा, 17 × 17 ये कट जाएगा। फिर 17 × 5 = 85, 20 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। 17 × 5 = 85, 1 हो जाएगा 14, मतलब ये भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 17 से कटने वाला नंबर है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, इसको देखिएगा, ये भी CISI का है। यदि एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर से, रेट यहाँ पर एनुअल दिया गया है, वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि क्या होगी। अब इसमें आपको 2 साल के CISI का डिफरेंस हम आपको बताते हैं, ठीक ना। 3 साल का बता दिए थे कैसे करना है, 2 साल के CISI का डिफरेंस बताना है। तो 2 साल के CISI का डिफरेंस सीधा सीधा CI2 SI2 है ना, 2 साल के CISI का डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होता है दोस्तों, ये होता है R² डिवाइड बाई 100%, R² डिवाइड बाई 100%, इतना परसेंट आपका होता है यहाँ पे डिफरेंस, ठीक ना। R क्या है, रेट है यहाँ पे। चलिए तो रेट को लिखते हैं यहाँ पर। रेट कितना है, 5%, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, है ना। तो 25/100 इतने परसेंट ये आपका अंतर आएगा, और ये अंतर आपको दिया गया है कितना, 1632। कितना दिया है, 1632 दिया गया है ना। हमें क्या निकालना है, धनराशि निकालनी है। धनराशि तो आपका 100% होगा, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल कितना होता है, 100% होता है। तो देख लीजिए 25% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 25% की वैल्यू 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और 100 जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे चूंकि आपका डेसिमल लगा है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगा है, तो ये 2 जीरो मल्टीप्लाई होकर उस डेसिमल को हटा देगा। माने 16.32 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा ये 1632 बन जाएगा। अब आपको क्या देखना है, अब आपको यहाँ पर देखना है कि इसको 100% कैसे बनाएं। तो 25 को 100% बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर भी 4 से गुणा कर दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना होगा, यूनिट डिजिट 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 12 का मतलब 2, लास्ट में 28 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 16 चौके 64, 65 हो जाएगा। तो 65/128 विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि इसका प्रिंसिपल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉमन टेंजेंट वाले भी सवाल पूछे जा सकते हैं, अभी तक तो नहीं पूछा गया है, शायद पूछा गया है ना। तो कॉमन टेंजेंट वाले सवालों को भी आप लोग कर लीजिएगा। कैसे करना है देखिएगा, यहाँ पर 15 और 18 त्रिज्याओं वाले 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं डायरेक्टली, है ना। दोनों वृत्तों के लिए उभयनिष्ठ सीधी रेखा का लंबाई क्या होगा। अब इसमें 3-4 केस बनते हैं दोस्तों, एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझते हैं, है ना। तो अगर आपके पास 2 वृत्त ऐसे दिए गए हैं, और पहला केस या फिर आप सीधे सीधे ऐसा देखिए कि ऐसे दिए गए हैं 2 वृत्त और स्पर्श कर रहे हैं डायरेक्टली इस तरीके से, है ना। इस तरीके से दोनों एक दूसरे मतलब कि एक टेंजेंट जो है, एक स्पर्श रेखा जो है, दोनों का स्पर्श कर रही है। इसका जो रेडियस है समथिंग है यहाँ पे R1 मान लीजिए, इसका रेडियस यहाँ पर R2 है, दोनों की अलग अलग रेडियस है। तो यहाँ पे ये आपका R1 है, ये आपका यहाँ पर R2 है, ठीक ना। और इनके बीच का डिस्टेंस, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ये सेंटर है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आपको D दिया गया है। तो ऐसे केस में इस AB की जो वैल्यू है, मतलब कि स्पर्श रेखा जो कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ सीधी रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। ये होता है यहाँ पर AB जो है कॉमन टेंजेंट, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों √D², मतलब ये सेंटर के बीच की दूरी माइनस यहाँ पे हो जाता है R1 - R2 का या इनके डिफरेंस का स्क्वायर। ठीक है, यानी दोनों के रेडियस का डिफरेंस का स्क्वायर। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस क्या है यहाँ पे, दूसरा केस भी आपको बता दे रहे हैं, है ना। दूसरा केस ये है कि अगर एक दूसरे को टच करें, है कि नहीं,
अगर एक दूसरे को यहाँ पे टच कर रहे हैं तो इसको टच करवाइए भैया, दूर क्यों है ये, है ना, इस तरीके से टच कर रहे हैं, तब इस केस में जो ये आपका टेंजेंट बनेगा इसका लंबाई कितना होगा, है ना। ये R1 R2 हो गए आपके दो रेडियस, यहाँ पे ये R1 है, ये आपका R2 है, और यहाँ से यहाँ A और B इसकी डिस्टेंस हमें निकालनी है ना, AB की डिस्टेंस AB। अच्छा, इस केस में क्या होता है, चूँकि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो स्पर्श कर रहे हैं तो जो इनके सेंटर के बीच की दूरी होगी वो कितनी होगी, दोनों के रेडियस का सम, यानी R1 + R2 हो जाएगा। सीधा सा मतलब है D जो होगा R1 + R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो इसका जो फार्मूला बनता है AB का, AB निकालने के लिए इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है दोस्तों यहाँ पर 2√R1R2, 2√R1R2, जब एक दूसरे को स्पर्श कर रहे होंगे तब, जो कि इस केस में इस सवाल में आपको दिया गया है। क्या दिया है, 15 और 18 त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, बाहरी रूप से स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। यह दोनों वृत्तों के लिए उभयनिष्ठ सीधी रेखा की लंबाई तो यही है, स्पर्श कर रहे हैं दोनों वृत्त, टच कर रहे हैं, है ना, तो बस निकालना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2 और √R1R2, R1 कितना है 15, तो ये हो जाएगा आपका 15, और R2 है 18, 18 को लिख लीजिए 9 × 2 लिखा जा सकता है, तो 9 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 3, तो 3 जब 2 के साथ मिलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ 15 और 2 बचा हुआ है तो 15 दूना 30 हो जाएगा। इतने सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। तो 2 केस आपको समझा दिए हैं, तीसरा केस भी आप यहाँ पर समझ लीजिए। तीसरा केस क्या है दोस्तों, कि अगर यहाँ पर तिर्यक रेखा के रूप में टच कर रहे हों, है ना, इस तरीके से दो आपकी त्रिज्याएं हैं, फिर यहाँ पे आपको कुछ ऐसे गिवन हैं, अरे भाई इस तरीके से, है ना, ये दोनों एक दूसरे को ये तिर्यक रेखा के रूप में टच कर रहे हो, स्पर्श कर रहे हो, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई हमें निकालनी है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट आपका B है। इसमें भी वही चीज़ है, सारी चीज़ें, यहाँ से इसको खींचेंगे तो ये रेडियस होगा R1, यहाँ से सेंटर से इसको खींचेंगे तो ये R2 हो जाएगा, और ये इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, डिस्टेंस आपका D है, ये R1 है और ये आपका R2 है। तो ऐसे केस में क्या होता है, फार्मूला AB का, कॉमन टेंजेंट का फार्मूला AB जो है वो होता है अंडर रूट D² माइनस R1 + R2। पिछले वाले केस में क्या था, जब सीधा था तो R1 - R2 का स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे R1 + R2 का स्क्वायर होगा। क्लियर है ना। तो सारे फार्मूले आपको बता दिए गए हैं तीनों केस के। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस सवाल को देखते हैं। इस टाइप के सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट स्कीमें प्रदान करता है। 4 डिस्काउंट स्कीम देता है। यहाँ पे किस स्कीम का सेलिंग प्राइस अधिकतम होगा। सेलिंग प्राइस मैक्सिमम रखने के लिए डिस्काउंट सबसे कम होना चाहिए। सिंपल सी लॉजिक है यहाँ पे कि भाई अगर ज़्यादा में बेचना है तो डिस्काउंट कम देना पड़ेगा। सिंपल सी लॉजिक है। तो देख लीजिए कि किस स्कीम में डिस्काउंट सबसे कम है। यहाँ पर 27% की 2 क्रमिक छूटें दी गई हैं। तो सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला हमने बताया था A + B - AB/100। अगर एक डिस्काउंट आपका A% है, दूसरा डिस्काउंट B% है, तो दोनों का जो सिंगल डिस्काउंट मिलेगा वो मिलेगा A + B - AB/100। ठीक ना, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो 27% A की भी वैल्यू है, 27% B की भी वैल्यू है, तो 2 है 27%। तो यहाँ पे कितना आएगा A + B बताइए। तो 27 + 27 54 आएगा, और माइनस यहाँ पर समथिंग होगा, 27 × 27 / 100, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये वैल्यू 54 से कम आएगी। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 36% की छूट देने के बाद 45% की एक छूट, सक्सेसिव काम ही हो रहा है। तो 36% और 45% का सक्सेसिव निकालिए। 36 और 45 कितना हो जाएगा, 4 3 7 1 8, यानी कि 81% होगा। तो 81 माइनस AB/100 ही होगा। हमने तो अभी A + B किया है, 36 प्लस यहाँ पे 45, तो 81 आए, इससे कम आएगा, है ना। जो भी वैल्यू आएगी इससे कम आएगी। फिर इसके बाद 19 और 32 का सक्सेसिव बताइए कितना होगा। यहाँ पे 9 2 11, यानी कि 51%। 51 से ये वैल्यू कम आएगी थोड़ी सी, है ना। इसको देखिए 34 और 7, तो ये हो जाएगा आपका 41। 41 से कम होगा, ये वैल्यू क्या होगी, 41 से कम होगी। अब आप खुद सोचकर बताइए कि इसमें सबसे कम डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है। ये 54 से कम है, ये 81 से कम है, ये 51 से कम है, ये 41 से कम है। तो 41 से और कम आएगा तो सबसे कम तो यही बनेगा ना, 41% वाला। तो यानी कि स्कीम नंबर 4 जो है उसका सेलिंग प्राइस सबसे ज़्यादा होगा। और स्कीम नंबर 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ये वाला सवाल जो है सिर्फ 2 सेकंड का सवाल है ना, इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। आपको पता होना चाहिए एक स्पेशल केस बनता है कि जहाँ पे एक बार प्राइस में उतनी ही वृद्धि हो जितना दूसरी बार यहाँ पे उतनी ही कमी हो जाए। तो ऐसे केस में ओवरऑल जो चेंज मिलता है, जैसे यहाँ पे एक कमीज़ के मूल्य में पहले 20% बढ़ाया गया, 20% प्लस किया गया, फिर इसके बाद 20% कम कर दिया गया। तो एक बार कमी हो रही है, एक बार वृद्धि हो रही है, लेकिन बराबर बराबर, यहाँ भी 20%, यहाँ भी 20%। तो ऐसे केस में ओवरऑल चेंज कितना होगा, x%। ये दोनों है, मान लीजिए कि ये भी x है, ये भी x है ना। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होता है दोस्तों, ये आपका डिक्रीमेंट आता है ना, डिक्रीज़ होता है। और डिक्रीज़ कितने का होगा, डिक्रीज़ होगा x² डिवाइड बाई 100% का, है ना। x² डिवाइड बाई 100% का डिक्रीमेंट होता है। ये प्रॉफिट लॉस में भी लगा सकते हैं कि जैसे एक वस्तु पे अगर उनका सेलिंग प्राइस बराबर है तो की बात है, अगर सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, मान लीजिए कि 2 वस्तु हैं हमारे पास, SP1 और SP2 ये दोनों बराबर है, दोनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस बराबर है। एक पे P% का या X% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पर X% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पर X% का लॉस हो रहा है। तो ऐसे केस में आपका लॉस होगा। प्रॉफिट लॉस के केस में भी हम आपको बता दे रहे हैं, हमेशा ऐसे केस में लॉस ही होता है। और लॉस कितने का होगा यहाँ पे, x² डिवाइड बाई 100% का, है ना, x² डिवाइड बाई 100% का लॉस हो जाता है। तो ये वाला केस भी आपको याद रखना है, इस पे भी सवाल बन सकता है। आइए यहाँ पे तो सीधा सीधा डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ का मतलब वही लॉस, है ना। तो डिक्रीज़ कितने का हो जाएगा, x की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400 और डिवाइड बाई यहाँ पर 100, इतने % का डिक्रीज़ होगा, मतलब 4% का डिक्रीमेंट होगा। और 4% का डिक्रीज़ कहाँ हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस था, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस सवाल को देखिएगा, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन कैलकुलेशन से बचने के लिए हम आपको एक तरीका बताते हैं, बहुत इफेक्टिव तरीका है, ध्यान से इसको समझना है। देखिए दोस्तों, एक वस्तु पर क्रमशः 10%, 15% और 12% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दी जाती हैं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट यहाँ पर दी जा रही हैं। तो पहली बात तो इनका सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए या नेट डिस्काउंट निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले पर भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या होता है, A + B + C माइनस AB + BC + CA डिवाइड बाई यहाँ पर 100, डिवाइड बाई कितना 100, और इसके बाद प्लस ये होता है दोस्तों आपका ABC डिवाइड बाई 10,000, है ना, 10,000 ये होता है। ये फार्मूला होता है आपको सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए, मतलब 3 डिस्काउंट अगर दिए गए हैं लगातार क्रमिक, तो उनका सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। अब इसमें देखिएगा कि आप समझ पाएंगे यहाँ पर कि भाई कुल मिलाकर कितनी प्रतिशत छूट दी गई है ना, कुल मिलाकर कितना % डिस्काउंट आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। तो आपको देखना है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को, ये जो दिया गया है लास्ट वाले, है ना। और इसमें भी आप 2 तरह से सवाल को लगा सकते हैं। पहला मेथड आपको ये चेक करना है कि जो आपको % डिस्काउंट दी गई हैं उनमें से किसी का भी डिजिटल सम 1 आ रहा है क्या, किसी का भी, है ना। जैसे यहाँ पे 1 और 0 1 आ गया, इसका डिजिटल सम 1 आ गया, इसका कितना आएगा 6 आएगा, इसका कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 में से किसी एक का, 3 दे दे, 4 दे दे, 10 दे दे, कितने भी डिस्काउंट आपको दे दे, उनमें से किसी एक का भी डिस्काउंट डिजिटल सम अगर 1 आ जाता है तो आपको क्या करना है, बाई ऑप्शन जाना है। और बाई ऑप्शन में भी आपको देखना है डिजिटल सम कहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो बस देख लीजिए कि एक ठो का डिजिटल सम यहाँ पे 1 बन रहा है, इसका मतलब हम ऑप्शन में चेक करेंगे कि कहाँ पे DS 1 आ रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगर 2-3 जगह एक डिजिटल सम आ रहा है तो फिर तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। उसके लिए भी तरीका आपको बताएंगे अभी। फिलहाल यहाँ देखिए 6 और 3 9 कट गया, 8 2 10, 10 का मतलब 1 आएगा, 1 और 0 1 आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। अभी आगे भी चेक करना है। यहाँ देखिए 3 3 4, 4 और 6 10, 10 का मतलब 1, 1 और 2 3 आ जाएगा। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि हमें डिजिटल सम 1 चाहिए। यहाँ 4 3 7 5 12, 12 का मतलब 3, 3 और 2 5, इसका भी 1 नहीं आ रहा है।
यहाँ देखिए 6 3 9 कट गया, 5 1 6 बचा, तो इसका भी एक नहीं आ रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम एक आ रहा है, इसका एक बन रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये तब लगाना है जब आपके दिए गए डिस्काउंट परसेंट में से किसी एक का डिजिटल सम एक आ जाए। 2 का भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक का डिजिटल सम एक रहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये पहला तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका, अब ये जो मेथड हम अभी बताए हैं इसको कब लगाना है आपको इसको तभी लगाना है जब आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ना दिया गया हो, क्योंकि कभी कभी बोल देता है कि यहाँ पर अप्रॉक्स वैल्यू निकालिए, और अप्रॉक्स वैल्यू अगर निकालने के लिए दिया गया है कि जैसे दशमलव के 2 अंकों तक निकालिए, दशमलव के 3 अंकों तक निकालिए, इस तरीके से अगर सवाल में बोला गया है तो आपको ये तरीका बिल्कुल भी नहीं लगाना है। ना तो डिजिटल सम उसमें लग सकता है, ना ही आपका कोई डिविजिबिलिटी रूल लग सकता है, ना ही यूनिट डिजिट लग सकता है, कुछ नहीं लग सकता। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर दे दिया तो कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, सीधे सीधे आपको ये वाला फॉर्मूला पूरा लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है, जैसे इस सवाल में एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है आपको, है ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू में आप ये तरीका लगा सकते हैं। फिलहाल दूसरा मेथड बताते हैं इसी को सॉल्व करने के लिए। मेथड नंबर 2 ये है, हम सिर्फ इसको देखते हैं, ABC/100, इसका सिर्फ यूनिट डिजिट निकाल लीजिए, वही आपके सवाल का यूनिट डिजिट होगा, सॉरी आंसर का यूनिट डिजिट होगा। तो ABC डिवाइड बाई 100, A कितना है 10, B कितना है 15, C कितना है 12, डिवाइड बाई कितना कर देंगे यहाँ पर 10,000 कर लेंगे, है ना, 10,000 कर लेंगे। तो 1 0 से 1 0 तो पहले निपट गया, 12 15 15 दूना 30, 150 30 180, ये आ गया 180, और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना करेंगे 10,000 कर लेंगे, है ना। 10,000 में ये कट गया और ये कितना आ जाएगा 18/100, मतलब कि 0.18 आएगा, यानी लास्ट में आपका कितना बनेगा 18 बनेगा, मतलब कि यूनिट डिजिट 8 बनना चाहिए। और यूनिट डिजिट 8 अगर देख पाएँ तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? बहुत अच्छे से आप लोग इसको समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक नल एक टंकी को 18 घंटे में भरता है, एक अन्य नल पूरी टंकी को 24 घंटे में खाली करता है। अच्छा, एक भर रहा है, दूसरा खाली कर रहा है ना। यदि टंकी शुरू में खाली है और दोनों नल एक साथ खुले हैं, मतलब दोनों नल एक साथ काम कर रहे हैं, तो टंकी का 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो हमें टाइम निकालना है। अब अगर एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, मतलब अपने पास 2 नल हैं और 2 नल वो कैसे भी काम करें, चाहे वो दोनों खाली करने वाले ही हों, चाहे वो दोनों भरने वाले ही हों, चाहे एक भरने वाला हो एक खाली करने वाला हो, तो आपको ऐसे केस में अगर दोनों एक साथ खुले हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनका टाइम आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पे आप इसको ले लीजिए, पहले वाले का काम कितने घंटे में 18 घंटे में, दूसरे वाले का काम 24 घंटे में, ठीक है। डिवाइड बाई, अगर एक खाली कर रहा है एक भर रहा है तो डिफरेंस लीजिए, अगर दोनों भर रहे हैं या दोनों खाली कर रहे हैं तो इनका सम लेना है ना। क्योंकि यहाँ पे एक खाली कर रहा है एक भर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो 24 और 18 का डिफरेंस कितना का आएगा 6 का है। अब ये जो टाइम निकल कर आएगा ये पूरी टंकी को भरने में लगा समय है। हमें लेकिन पूछा क्या गया है, टंकी का 3/4 भरने में कितना टाइम लगेगा। ये तो पूरी टंकी को भरने में लगा समय है, तो इसका बस 3/4 आप निकाल लीजिए, यानी कि 3/4, सीधा सीधा 6 चौके 24 से 24 आपका निपट गया, 18 तियाँ 54 हो जाएगा, है ना, 18 तियाँ 54, तो 54 मिनट यहाँ पर 54 घंटे आपका टाइम लगने वाला है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इनकम एक्सपेंडिचर पर भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं अभी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, है ना। और इनमें 2 टाइप के सवाल बनते हैं, एक परसेंटेज वाला और एक नंबर वाला। आपको ऑप्शन में नंबर्स भी दिए रहते हैं, नंबर मतलब कि रुपए दिया रहता है, कितने रुपए बढ़ा या कितने रुपए घटा, उसको भी करने का तरीका बता देंगे। फिलहाल इसको देखिएगा। इसमें बोला गया कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचत करता है, यदि उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि, तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है, यानी कि सेविंग में 20% प्लस हुआ। उसके व्यय यानी खर्चे में कितना वृद्धि होगा, है ना। तो आप शुरू में देखिए कि यहाँ पे 10% वो बचा रहा है। अगर उसकी इनकम 100% है, 100 रुपये है, तो 10% वो सेव करेगा, 10 रुपये बचाएगा, और खर्च कितना कर देगा 90 रुपये, है कि नहीं। तो ये हुआ आपका एक्सपेंडिचर, ये हुआ आपका सेविंग, ये दोनों मिलकर क्या होगा यहाँ पे इनकम बनेगा, है ना। 90 + 10 इनकम, और इनको थोड़ा आप काट भी लेंगे, मतलब रेशियो ले लेंगे, तो यहाँ पर ये 0 0 0 कट जाएगा। तो 9 + 1 10, ठीक है ना। यानी कि 10 रुपये में से 10 रुपये कमाया, उसमें से 1 रुपये बचाया और 9 रुपये खर्चा किया। अब इसमें देखिए,
आय में 30% बढ़ा, इनकम में 30% प्लस हुआ। अगर वृद्धि कमी होगी तो माइनस लगाएंगे, कमी होगी तो माइनस लगाएंगे, वृद्धि होगा तो प्लस लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद बचत में 20% की वृद्धि हो गई, सेविंग में कितना बढ़ा, 20% बढ़ा, यहाँ भी प्लस लिखेंगे हम लोग, है कि नहीं। आपको पूछा गया है खर्चे में कितना वृद्धि होगा, ये x की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, 9x यहाँ हो जाएगा, ऊपर नीचे बस मल्टीप्लाई करिए। 1 इंटू प्लस 20, ये होगा प्लस का 20 एकम 20 इज इक्वल टू यहाँ 10 इंटू 30 यानी कि प्लस का 300 हो जाएगा। तो ये आ गया। अच्छा, परसेंट लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो 9x की वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 280 है ना, 300/20 280 डिवाइड बाई 9, ठीक है। इसको बस डिवाइड करिए तो 9 तियाँ 27, ठीक है, बचा 1, तो 9 एकम 9, 31 पॉइंट समथिंग आएगा और 31 पॉइंट समथिंग ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि कैसे लगाना है इस टाइप के सवालों को। बोट एंड स्ट्रीम का सवाल है, बढ़िया सवाल। एक नाव 14 घंटे में 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम में और 9 घंटे में 171 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम में यात्रा करती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। अब ऐसे सवालों में आपको 4 रेशियो बनाना होता है, वो चारों रेशियो हम आपको बता देते हैं। पहली बात बोट का स्पीड, दूसरी बात स्ट्रीम का स्पीड यानी कि धारा की चाल, तीसरी बात यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड और इसके बाद अप स्ट्रीम स्पीड, है ना। ये डाउन स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, ये 4 का रेशियो आपको बनाना है। इन 4 में से 2 आपको कोई ना कोई दिया होगा, 4 में से 2 ठो आपको कोई ना कोई दिया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 14 घंटे में 14 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम में, तो ये बताइए यहाँ से स्पीड क्या बनेगी। यहाँ पे आपको स्पीड का रेशियो लिखना है। स्पीड क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना, 14 किलोमीटर, तो 14 किलोमीटर डिवाइड बाई टाइम कितना, 14, तो 14/14 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है, 1 आ गया। ऐसे ही अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, अच्छा सॉरी अप स्ट्रीम ये होगा ना, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि अनुकूल में कितना होगा, 9 घंटे में 171 किलोमीटर, तो 9 घंटे में अगर 171 किलोमीटर जा रही है तो कितना होगा, 19 नहीं हो 171 है ना, 171 डिवाइड बाई यहाँ पर 9 कर लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड आ जाएगा, तो आपका 19 आ जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब अगर ये दोनों पता है तो इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो बोट का मिलेगा, इन दोनों को घटाकर आधा करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, स्ट्रीम मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़कर आधा करिए, 19 + 1 यानी कि 20 होगा, 20 का आधा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इन दोनों को घटाकर आधा करिए तो 18 का आधा 9 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमें क्या पूछा गया था, नाव की गति, शांत जल में नाव की गति, तो नाव की गति कितनी है, 10 है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी कभी आपको ये दोनों दे देता है तो ये और ये निकालना पड़ता है। तो अगर ये दोनों दे दे, बोट और स्ट्रीम, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो डाउन स्ट्रीम मिलेगा, इन दोनों को घटाएंगे तो अप स्ट्रीम मिल जाएगा। सिंपल सा कहानी है, उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप लोग, है ना, क्लियर है। तो ये 12 सवाल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपका आगे आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो। ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।